Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is the last video of Indus Valley civilization in the ancient history segments. So we are going to discuss about the downfall यानी पतन की बात करेंगे। अब तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ही विस्तार से देखा है और आज हम डाउनफॉल यानी पतन की बात करने जा रहे हैं। तो जब हम पतन की बात करते हैं, जब हम डाउनफॉल की बात करते हैं, तो देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर हम डाउनफॉल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरी तरह से अंत हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसमें जो शहरी तत्व हैं, जो टाउन फीचर्स हैं, उनका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू होगा। ठीक है, तो वो चीजें होंगी, उनकी जगह पे कुछ परवर्ती हड़प्पा यानी पोस्ट हड़प्पा कुछ सिविलाइजेशन डेवलप होंगी बाद में। ठीक है, इनके खत्म होने के, इनके ह्रास के साथ ही, डाउनफॉल के साथ ही। तो ये नहीं समझना है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। मैच्योर हड़प्पा पीरियड जो है, परिपक्व हड़प्पा पीरियड जो है, उस काल का अंत हो जाएगा, वो काल खत्म हो जाएगा और फिर परवर्ती हड़प्पा पीरियड की शुरुआत होगी। तो ये बात है। ठीक है, शहरीकरण का अंत होने लगेगा, शहरी तत्वों का अंत होने लगेगा। तो इसी संबंध में हम कुछ बिंदुओं को, कुछ पहलुओं को देखेंगे कि देखिए ये जो डाउनफॉल है, तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर कि डाउनफॉल जो आईवीसी का है, यानी पतन जो है आईवीसी का, पतन मैं इधर लिख देता हूं, पतन हिंदी वालों के लिए, यानी कि डाउनफॉल। इसका मतलब ये है कि जो टाउन फीचर्स हैं, उनमें ह्रास होने लगेगा। ठीक है, उनमें कमी आने लगेगी, वो खत्म होने लगेंगे। ठीक है, तो हम किन बिंदुओं को देखेंगे? देखिए, पहली बात, हमने जब आपको हड़प्पा पढ़ाया था उसी समय बताया था कि इसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो एक्सीलेंट थी। ठीक है, लेकिन जब हम डाउनफॉल की बात करेंगे तो डाउनफॉल जो है, जब पतन होगा, कहते हैं 1800-1900 के आसपास इसमें ह्रास होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डाउनफॉल का मतलब मैंने यहां भी बताया कि टाउन फीचर्स जो हैं, यानी कि शहरी तत्व जो हैं, नगरीय एलिमेंट जो हैं, उनका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू होगा। ठीक है, उनमें कमी आएगी। परिपक्व हड़प्पा पीरियड जो है, देखिए अब हड़प्पा जब पढ़े तो प्री हड़प्पा भी है, मैच्योर हड़प्पा भी है और पोस्ट या लेट हड़प्पा भी है। तो मैच्योर यानी कि परिपक्व हड़प्पा पे हमने विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, तो ये टाउन प्लानिंग जो जबरदस्त थी, हमने कहा था कि जो सड़कें थी वो क्या थी भाई, 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, घर जो थे बड़ी प्लान्ड वे में थे। ठीक है, घरों में आपको खिड़कियां थी, आंगन था, कोर्टयार्ड था, वो सब जो बातें थी, तो वो एक फीचर जो है वो आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेंगी। हाँ, मकान जो है कहीं प्लान्ड वे में नहीं मिलेंगे। जब इनका पतन शुरू होगा, मकान जो है आड़े तिरछे कहीं भी बन जाएंगे। पहले एक ग्रिड सिस्टम होता था, अब ऐसा नहीं होगा। सड़कें ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, मकान सड़कों के बीच में भी मिल जाएंगे। तो एक तरह का ये अव्यवस्थित, ये जो व्यवस्थित नियोजित टाउन प्लानिंग था, वो नियोजन अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये बिल्कुल अनप्लान्ड हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था, देखिए ये हड़प्पा की जब हम बात कर रहे थे, 3 देशों में फैली ये संस्कृति, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, यहां पर अभी हम तुलना करेंगे मेसोपोटामिया सबसे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मैप भी बना लिया था। तो ये अब अनप्लान्ड होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वाइड रोड्स, जो सड़कें हमने बताई थी, मोहनजोदड़ो का जो राजपथ था, मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में, ये मोहनजोदड़ो है, देखिए कहां पे मोहनजोदड़ो, ये सिंध के पार्ट में पड़ेगा। ठीक है,
ये सिंध का पार्ट है। मैंने पहले भी बताया था, जो साइड्स होंगे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तानी पंजाब, भारत का ये गुजरात है, इसके अपोजिट ये सिंध हो जाएगा। ये पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इधर ये बलूचिस्तान प्रांत है, दक्षिणी इलाका जो है पाकिस्तान का। तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में ही मेन साइट्स आपको मिलेंगे पाकिस्तान के। और देखिए गुजरात के अपोजिट सिंध है, जहां पे मोहनजोदड़ो था, मैंने बताया था आपको। और मोहनजोदड़ो में हमने बताया था कि एक राजपथ हुआ करता था, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर होगी। हाँ, जो मेन सड़कें थी, मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में इस तरह का था, देखिएगा। एक जो मेन सड़क होगी, ये मोहनजोदड़ो में 10 मीटर की चौड़ाई होती थी। बाकी जो नॉर्मल सड़कें हैं, सामान्य सड़कें, वो जो होंगी वो 2.6 मीटर से लेके 3.7 मीटर तक, इसी के आसपास, हाँ, वो होंगी। और गलियां जो थी, जनरल गलियां जो है, स्ट्रीट्स जो है, वो 1.8 मीटर चौड़ी होती थी। अब क्या है, वाइड रोड्स की जगह पे, हाँ, चौड़ी सड़कों की जगह पे तंग गलियां हो जाएंगी, नैरो स्ट्रीट्स, बस्तियां तंग होने लगेंगी। जब बस्तियां तंग होंगी तो गलियां भी तंग होने लगेंगी, यानी कि अब नैरो स्ट्रीट्स मिलेंगे। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा ग्रेट बाथ प्लस ग्रैनरीज, इनका इस्तेमाल लगभग खत्म हो जाएगा। बृहत स्नानागार और अन्नागारों का जो ये है, वो कहा जाता है कि लगभग समाप्त होने लगेगा। ठीक है, इसमें भी कमी आ जाएगी। उसके बाद एक चीज और है, पॉइंट मैंने शायद यहां पे नहीं लिखा, कोर्ट यार्ड। अगर हम देखें, यहां पर मैं लिख देता हूं कोर्ट यार्ड। चलिए कहां पे लिख दूं मैं, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं। ये जो है कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड। तो कोर्ट यार्ड यानी आंगन। कोर्ट यार्ड आंगन में अगर आप देखेंगे तो अब जैसे कि यहां पे देखिए, हमने बताया था कि जो एक मकान है, हाँ, और मकान में कोर्ट यार्ड होगा, आंगन होगा। इस तरह से एंट्री मैंने बताई थी कि एंट्री जो होता था ऐसे होता था, ठीक है, और ऐसे होगा। उसके बाद फिर सामने जैसे ही आप इन करेंगे यहां से, यहां एक दीवार होगा, इसलिए आप इधर से इन कर सकते हैं या इधर से इन कर सकते हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं इन करने के। जब मैंने टाउन प्लानिंग बताया था उस समय, उसमें बताया था कि इस तरह की, मान लीजिए कि एंट्री है, तो एंट्री के बाद घर में ये सामने जैसे ही एंट्री करेंगे वॉल होगा, ताकि महिलाएं हैं घर में, या और भी चीजें हैं जो लोग और भी काम कर रहे हैं, उन पे डायरेक्ट जो है वो नजर ना जाए, इसलिए एक दीवार उठा दिया गया था। तो इसलिए ये आप चाहे ये राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, हाँ, आप दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, फिर आपकी ऐसे एंट्री होगी। और जब एंट्री होगी तो इधर से एक आंगन होगा, ठीक है, इस तरह का आंगन होगा, और फिर इधर उधर कमरे होंगे, ऐसे कमरे होंगे। ठीक है, इस तरह का प्रोविजन था वहां मकानों में। ठीक है, अब यह क्या हो गया कि ये जो कोर्टयार्ड है, आंगन है, इसमें भी दीवारें दिखाई देने लगेंगी। ठीक है ना, डिवीजन दिखाई देगा, डिवीजन, डिवाइडिंग वॉल्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में डिवाइडिंग वॉल्स होंगे, विभाजन करने वाली दीवारें होंगी, यानी कि बंटवारे का यहां पे प्रमाण मिलता है कि अब लोग अलग अलग रहने लगे हैं, घरों में बंटवारा होने लगा है, डिवीजन होने लगा है। ठीक है, तो ये कोर्टयार्ड अगर देखेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं, डिवाइडिंग वॉल होंगे, यहां पे डिवाइडिंग वॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद बहावलपुर का एक क्षेत्र है, पंजाब। देखिए ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, ये यहां पर बहावलपुर का क्षेत्र है। कभी जब मैच्योर हड़प्पा था तो यहां पर 174 बस्तियां होती थी। ठीक है, 174 लोकेलिटीज होती थी यहां पर। ठीक है, ये घट के अब 50 रह जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, 174 बस्तियों में से घट के 50 रह जाएंगी बहावलपुर क्षेत्र में। ठीक है, मैच्योर हड़प्पा पीरियड में 174 लोकेलिटीज थी, जो कि अब 50 ही रह जाएंगी, 50 ही रह जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक त्रिकोण बनता है, त्रिभुज बनता है,
हड़प्पा का, बहावलपुर का और मोहनजोदड़ो का। ठीक है, पंजाब में हड़प्पा और बहावलपुर पड़ेंगे और मोहनजोदड़ो पड़ेगा सिंध में। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज बनता है तो इसमें मैक्सिमम बस्तियां थी। अब इन बस्तियों का जो है ह्रास होगा, यहां से बस्तियां कम होनी शुरू हो जाएंगी और ये किधर बढ़ेगी, गुजरात की तरफ, ईस्ट पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, यानी भारत के गुजरात की तरफ। ये देखिए, ये गुजरात हो गया, इधर पंजाब की तरफ, ये वेस्ट पंजाब है, ईस्ट पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, यहां हरियाणा होगा, पहले पंजाब होगा फिर हरियाणा होगा, ये पंजाब होगा, ठीक है ना, ये पाकिस्तानी पंजाब, ये भारत वाला पंजाब और यहीं पे ये हरियाणा भी होगा। देखिए ये हरियाणा हो गया। ठीक है, तो इस तरफ अब बस्तियां एक तरह से कहा जाता है गंगा की तरफ बढ़ने लगी, गंगा की ओर। ठीक है, तो ये बस्तियां बढ़ने लगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां से ह्रास हो रहा है, हड़प्पा, बहावलपुर और मोहनजोदड़ो का जो ये है त्रिभुज है उससे ह्रास होकर इस तरफ बस्तियां आने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया का लिटरेचर है। मैंने पहले बताया था कि 2350 का एक अभिलेख है। ये देखिए, ये तो हड़प्पा इधर होगा, ये है आपको यहां पे मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता। देखिए ये पेनिसुला है सऊदी अरबिया, ये है पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। ठीक है, ये है लाल सागर यानी कि रेड सी, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मैं बार बार बताता हूं। और यहां पे है नील नदी की सभ्यता जो है ये इजिप्ट है, यहां पे इराक है। इराक यानी कि सुमेरिया या मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन यहां पर है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पहले कि सरगोन का एक इंस्क्रिप्शन था, अभिलेख था, जिसमें 3 नाम की चर्चा हुई है। और वो नाम क्या थे, वो नाम थे मेलुआ, वो नाम थे माकन और वो नाम थे वो नाम था मेलुआ, वो नाम था माकन और वो नाम था दिलमन। ठीक है, 3 नाम मैंने बताए थे। देखिए माकन, सबसे पहले मेलुआ, मेलुआ यहां पे मैंने लिखा हुआ है नेम ऑफ मेलुआ, मेलुआ, माकन या मकन। ठीक है, और उसके अलावा दिलमुन, ये मैंने बताया था। कहां पे, ये सरगोन इंस्क्रिप्शन है 2350 BC का। ठीक है, सरगोन का कहीं ये दिखाई ना दे, नीचे पड़ जाए, मैं इधर लिख देता हूं इंस्क्रिप्शन, ये 2350 BC का सरगोन का इंस्क्रिप्शन है। हाँ, सरगोन का अभिलेख है, मैंने बताया था। और ये अभिलेख मेसोपोटामिया का है। ठीक है ना, सुमेरिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता का 2350 का एक अभिलेख है, जिसे सरगोन का इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, जिसमें 3 नाम की चर्चा हुई है, मेलुआ, माकन और दिलमन। ठीक है, मेलुआ, मैं जरा क्लियर लिख दूं इसको, मुझे लगता है कहीं पढ़ने में दिक्कत ना हो जाए। मेलुआ, माकन और दिलमन। ठीक है, ये तो मेलुआ जो है, मेलुआ की चर्चा जो है इसे इंडस रीजन या सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी बेसिकली क्या है कि सिंधु घाटी रीजन को, एरिया को, इंडस रीजन को मेलुआ कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में यह कहा गया है, जो सरगोन का इंस्क्रिप्शन है, इसमें कहा गया कि मेलुआ, दिलमन और माकन के जहाज, ठीक है, यहां पे लंगर डालते थे मेसोपोटामिया में। तो ये जो सरगोन का इंस्क्रिप्शन है, इसमें मेलुआ मीन कर रहा है किसे, इंडस रीजन को, माकन मीन कर रहा है
माकरन कोस्ट, देखिए यही माकरन कोस्ट है, सुकटा गेंडर यहां पे पड़ेगा, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, या वेस्टर्न मोस्ट सबसे पश्चिमी छोर है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे सुकटा गेंडर है। तो ये माकन, इसी यहीं पे माकन है, माकरन कोस्ट को ही माकन कहा गया है। तो माकन या माकरन कोस्ट कह लीजिए, या माकन को मीन कर रहा है बलूचिस्तान, क्योंकि ये देखिए माकरन कोस्ट जो है बलूचिस्तान में आएगा। तो मेलुआ एक नाम ले रहा है, तो मेलुआ का नाम जो है ये मीन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता को। कहां पे, सरगोन इंस्क्रिप्शन में। माकन जो है किसे मीन कर रहा है, माकरन कोस्ट या बलूचिस्तान कह सकते हैं। और दिलमुन जो है, दिलमुन बहरीन को, और बहरीन है कहां, यही फारस की खाड़ी में, ठीक है ना, फारस की खाड़ी में ये दिलमुन है, बहरीन को मीन कर रहा है। ये मैंने डिटेल बता दिया है पहले भी। तो ये जो है, अब देखिए ये जो मैंने क्यों बताया, यहां पर मैंने कुछ लिखा है मेसोपोटामिया के, यानी कि मेसोपोटामिया का जो इंस्क्रिप्शन था, पहले सरगोन का इंस्क्रिप्शन 2350 बीसी में, उसमें मेलुआ का नाम मिलता है। मेलुआ यानी कि इंडस रीजन की बात कही जा रही है। तो अब कहते हैं कि उसके बाद मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसके बाद कब से, 1900 बीसी के बाद, 1900 बीसी के बाद, नेम ऑफ मेलुआ डिसअपीयर्ड आफ्टर 1900 बीसी। तो मेलुआ का जो नाम है 1900 बीसी के बाद मेसोपोटामिया के साहित्य में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब अब मेसोपोटामिया के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गया था जितना कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड में था। 1900 के बाद ह्रास होने लगा और मेलुआ से इनका कनेक्शन खत्म हो गया था। इसका मतलब यही है, खत्म होने का मतलब कि अब तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो खत्म हो गया, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं, अब वो महत्व रहा ही नहीं। तो ये एक बड़ी बात निकल के आती है, ठीक है। ध्यान देना है, सरगोन इंस्क्रिप्शन कहां का है, 2350 बीसी का है। कहां का है, सुमेरिया या मेसोपोटामिया का। उसमें क्या मिलता है, 3 नाम मिलते हैं। मेलुआ जिसे मीन किया गया, जिसका मतलब रखा गया है, कहा गया है किससे, इंडस रीजन या सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं। माकन, ये माकरन कोस्ट जो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में है, ठीक है, ये माकरन कोस्ट और बलूचिस्तान का प्रांत है। तो या तो इसको आप माकरन कोस्ट कह सकते हैं, माकरन मीन कर रहा है, या बलूचिस्तान भी है तो बलूचिस्तान को माकन कहा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा दिलमुन बहरीन फारस की खाड़ी में है, ठीक है, तो दिलमुन की बात है। तो अब ये नहीं मिलेगा। उसके अलावा स्टैच्यू, बीड्स, फिगरिंस, लघु मूर्तियां, ये तो स्टैच्यू है, मूर्तियां, बीड्स मन के लोथल में और इसमें और चांदूदड़ों में बीड्स बनाने की फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे। हाँ, चांदूदड़ों का बड़ा था लोथल से, और आभूषणों में बड़ा इस्तेमाल होता था आभूषण के तौर पर। तो बीड्स में कमियां, बीड्स बनाने में कमियां आ गई, बीड्स के निर्माण में, बीड्स मेकिंग में कमी आ गई। हाँ, स्टैच्यू मूर्तियों में कमी आई, फिगर्स छोटी मूर्तियां कह ले या स्कल्पचर्स कह ले, उसमें भी कमियां आने लगी, ठीक है। तो ये जो है अब मैच्योर हड़प्पा पीरियड के जो लक्षण हैं वो खत्म होते दिखे, जिसे कि डाउनफॉल कहा गया। अब आगे ये भी है कि हम जो डाउनफॉल की बात करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग कारण बताए हैं, रीजन अलग अलग दिए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम उसे देखेंगे। अब देखिए यहां कुछ स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों के नाम हैं, और इधर उनके ओपिनियन यानी कि मत हैं कि किन किन कारणों से इन्होंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, अंत हुआ। बेसिकली कहा जाता है कि कोई एक कारण नहीं है, हाँ, अलग अलग जगहों के अलग अलग कारण हो सकते हैं डाउनफॉल के। तो ये कुछ स्कॉलर्स के मत हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि
फेयर सर्विस है। फेयर सर्विस ने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन को कहा है कि कारण था। किसने कहा? फेयर सर्विस ने। और फेयर सर्विस ने किसे कहा है? फेयर सर्विस ने कहा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कही है। फेयर सर्विस ने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कही है, पारिस्थितिक असंतुलन की बात कही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष ने कहा है कि घग्घर नदी के सूख जाने से भी अंत हुआ हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो इन्होंने कारण माना है ड्राइनेस ऑफ घग्घर, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्कॉलर हैं जैसे कि माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, और डेल्स, ठीक है, डेल्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि चेंजेस इन रिवर वे, नदियों के मार्ग में परिवर्तन जो है ना, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गए। तो अब नदियों का मार्ग में जब परिवर्तन होगा तो फिर वो उतना फर्टाइल नहीं रह जाएगा वो क्षेत्र। इस वजह से हो सकता है कि इसका डाउनफॉल हुआ हो इस सभ्यता का। तो माधव स्वरूप वत्स हैं, ये चेंजेस इन रिवर वे, नदियों के मार्ग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और डेल्स हैं जिन्होंने कहा कि घग्घर, देखिए घग्घर नदी मैंने पहले ही बताया है, घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगा, ठीक है। तो ये घग्घर के वजह से एक तो अमलानंद घोष भी है जिन्होंने कहा कि घग्घर सूख गई नदी। हो सकता है सूखने का कारण ये हो कि जिस तरफ से ये बह रही हो उस एरिया में ये सूख गई हो। पहले जिधर बह रही थी उसने रास्ता चेंज कर लिया, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है। तो देखिए डेल्स ने कहा कि घग्घर ने अपना रास्ता चेंज किया, मार्ग चेंज किया, चेंज्ड वे, और इससे कालीबंगा का यहाँ पे मैंने डाउनफॉल दिखाया है, एरो से डाउनफॉल हुआ, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है। उसके अलावा बाढ़ की बात भी कही गई है, फ्लड की बात कही गई है, फ्लड। और फ्लड की बात किसने की है? फ्लड की बात की है जॉन मार्शल ने। तो देखिए जॉन मार्शल ने क्या कहा, यहाँ पे फ्लड की बात कही गई है। तो फ्लड में अब जॉन मार्शल ने कहा कि एविडेंसेस ऑफ फ्लड कहां से मिले हैं? देखिए यहां मैंने लिखा नहीं, ये है मोहनजोदड़ो की बात। मोहनजोदड़ो में कहा गया कि 7 बार मोहनजोदड़ो, इन्होंने कहा जॉन मार्शल ने कि मोहनजोदड़ो में फ्लड आया 7 टाइम्स, 7 टाइम्स फ्लड की बात कह रहे हैं, बाढ़ आई, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा इसका विकास हुआ, फिर बाढ़ आई, फिर उसके बाद इसका पूरी तरह से विकास हुआ। तो ये मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं जॉन मार्शल। तो एविडेंसेस ऑफ फ्लड भी हैं यहाँ मिले हैं, जिसकी वजह से बताया जाता है कि हो सकता है कि बाढ़ की वजह से भी इसका अंत हुआ हो हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है। उसके अलावा ये अमेरिकन है आरएल राइक्स। तो आरएल राइक्स जो है ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, आरएल राइक्स ने अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी जताई है, भूकंप की संभावना जताई है इन्होंने कि हो सकता है कि भूकंप की वजह से भी हुआ हो। इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यंस के आक्रमण की बात भी कही गई है। किसने कहा है? देखिए आर्यंस के आक्रमण की बात कही है गॉर्डन चाइल्ड ने, मॉर्टाइमर व्हीलर ने और जॉन मार्शल ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस का मतलब है प्रशासनिक शिथिलता हिंदी में अगर कहें तो, और ये बात कही है किसने? जॉन मार्शल ने। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ऑरेलस्टाइन, ऑरेलस्टाइन अमलानंद घोष। ये आपको ध्यान रखना है, ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा? जलवायु परिवर्तन। मलेरिया के साक्ष्य आपको मिले हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। आपको याद भी रखना है, मोहनजोदड़ो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहा है अमेरिकन है KUR कैनेडी, KUR कैनेडी। देखिए इन्होंने वहां के नर कंकालों में, स्केलेटन में मलेरिया के एविडेंसेस मिले हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। उसके अलावा
जनसंख्या वृद्धि की बात कही गई है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। और ये कहा है टीएच लैम्ब्रिक ने, और ये क्यों कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि हुई और टाउन्स जो हैं, नगर जो हैं, उसका भार वहन नहीं कर सके, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का डाउनफॉल हो जाता है और किस तरह से नगरीय तत्वों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। एक जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग जो है किस तरह से अनप्लान्ड हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, चौड़ी सड़कें पतली गलियों में बदल जाती हैं, नैरो स्ट्रीट्स में चेंज हो जाती हैं, मनके बनने बंद हो जाते हैं, मूर्तियां बननी बंद हो जाती है, अन्नागारों का और इनका ग्रेनरीज का और ग्रेट बाथ का इस्तेमाल बंद हो जाता है। ये सब चीजें जो हैं दिखाती है कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय एलिमेंट्स हैं, नगरीय तत्व हैं, नगरीय लक्षण हैं, उनका ह्रास होता है। उसके बाद हमने विद्वानों के ओपिनियन देख लिए कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग ओपिनियन है इसके डाउनफॉल को लेकर। तो इस वीडियो को आप देखें, नोट्स बना ले, ठीक है। जरूरत पड़े तो वीडियो को बार बार देख ले, 2 बार 3 बार 4 बार देख ले, तो सारी चीजें आपके दिमाग में जो है वो सेट कर जाएंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।